हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल दिव्य नेत्र द विजन पे। ये बायोलॉजी का सेकेंड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास आप लोग का हो चुका है। आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। इसके आगे हम समझते हैं। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़े थे। बायोलॉजी के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़े थे। कौन कौन खोज करता है उनको जाने थे। बाकी उसमें से सेल को भी पढ़े थे। उसमें से कुछ कोशिकांगों को हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आगे है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देखिए, ये फिगर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है। अगर आप इस फिगर को अगर ध्यान से देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार लगता है वो कैप्सूल जैसा लगता है। कैप्सूल जैसा लगता है। अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए, मगर माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाए तो ये छर्नुमा दिखता है। छर्नुमा या बेलनाकार दिखता है। ठीक है, आगे समझते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ये दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ठीक है। इसके बाहरी आवरण को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाहरी मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और आंतरिक झिल्ली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है। ठीक है। उसके बाद अगर इनर मेम्ब्रेन को देखा जाए तो वह कुछ धंसा हुआ है। कुछ क्या है? धंसा हुआ है, जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्रिस्टी के बीच वाला भाग जो है, ये बीच वाला भाग जो है, ये कहलाता है आपका मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। ये हो गया संरचना आप लोग का। ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में आगे समझते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है, इसकी खोज जो है 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी में रिचर्ड अल्टमैन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड अल्टमैन द्वारा की गई थी। ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, रिचर्ड अल्टमैन द्वारा की गई थी। ठीक है। तो रिचर्ड अल्टमैन द्वारा जो खोजा गया था माइटोकॉन्ड्रिया को, उन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। इनका नाम बायोब्लास्ट रखा था। ठीक है। बाद में वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बेंडा। क्या नाम था उनका? बेंडा। इन्होंने इसका शब्द माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। ठीक है। तो समझेंगे इसका जो खोजकर्ता है, खोजकर्ता कौन है? तो रिचर्ड अल्टमैन है। ठीक है। रिचर्ड अल्टमैन है। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया है बेंडा ने। ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण की क्रिया संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण की क्रिया संपन्न होती है। अगर वास्तव में अगर देखा जाए तो नाक द्वारा श्वास को लेना और छोड़ना ये शोषण नहीं है। वास्तविक शोषण कोशिकाओं में होता है। ठीक है। कोशिकाओं में वास्तविक शोषण होता है और यह शोषण वास्तव में कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। उसको बोलते हैं कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण। ठीक है। जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। आगे समझते हैं। कहता है यह कोशिकीय शोषण के दौरान ऊर्जा को एटीपी अणु के रूप में संचित करता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिकीय शोषण होता है उस दौरान जो ऊर्जा बनती है वह एटीपी के रूप में संचित रहती है। किस रूप में रहती है? एटीपी के रूप में संचित रहती है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वहां पे 38 एटीपी बनता है। ठीक है। ये एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। ये एटीपी का फुल फॉर्म है। ठीक है। 38 एटीपी बनता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और 38 एटीपी बराबर होता है 1 ग्लूकोजन। ठीक है। आगे समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या बिजली घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक है, कोशिका का शक्ति गृह, ठीक है, पावर हाउस कह सकते हैं, बिजली घर कहा जाता है। ठीक है। आगे समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड उपस्थित होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बाहर वाला दीवार आवरण है, इसके अंदर वाले आवरण को कहते हैं क्रिस्टी या क्रिस्टी, आप देख सकते हैं। ठीक है।
समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला कोशिकांग है आपका अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे आप इसका फिगर देख सकते हैं। फिगर में आप यहाँ पे इसको देखेंगे, ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस के ठीक बाद जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ डॉट डॉट करके दिख रहा है, ठीक है, पॉइंट पॉइंट करके दिख रहा है, बाकी एक पे जो है आपको एकदम स्मूथ दिख रहा है, चिकना दिख रहा है, ठीक है। इसको आगे समझते हैं। देखिए, कहता है यह कोशिका को आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। अंतःप्रद्रवी जालिका का कोशिका में क्या कार्य है? यह कोशिका को आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। जैसे अगर घरों में देखा जाए, घरों में आंतरिक मजबूती कौन प्रदान करता है? तो पिलर करता है। हमारे शरीर में आंतरिक मजबूती कौन प्रदान करता है? हमारे शरीर की कंकाल कोशिका करती है, कोशिका हड्डी वगैरह करती है, ठीक है। उसी प्रकार कोशिका में जो है आंतरिक मजबूती कौन प्रदान करता है? तो अंतःप्रद्रवी जालिका करता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। कहता है यह कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक होती है। इसका दूसरा क्या कार्य है? यह कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। उसके बाद अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका जो है वह दो प्रकार की होती है। पहला देखेंगे तो पहला है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आप यहाँ पे फिगर में देखेंगे, ये वाला जो है दाने दाने जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ठीक बाद अगर देखेंगे तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको लिख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मूल रूप से इसका काम क्या है? तो काम को समझते हैं। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का मुख्य रूप से काम है, यह कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का निर्माण करती है, ठीक है। किसका निर्माण करती है? तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का निर्माण करती है, ठीक है। ऐसा खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है दूसरा वाला, ये किस चीज का निर्माण करता है? तो इस पे देखिए राइबोसोम पाया जाता है। ये वास्तव में दाना दाना टाइप का पाया जा रहा है, ये क्या है? राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, ये राइबोसोम है, ठीक है। ये क्या करता है? तो कहता है इसको राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। आगे हम लोग देखेंगे कि राइबोसोम का कार्य ही होता है वो प्रोटीन निर्माण करती है, ठीक है। समझ चुके हैं? अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है राइबोसोम, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है आपका सेल का फिगर, ये राइबोसोम नहीं है, ये सेल है पूरा का पूरा। यहाँ पे हम आपको राइबोसोम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए डॉट डॉट कुछ चीज दिख रहा है, ये है आपका राइबोसोम। ये पूरा का पूरा सेल है और ये है आपका राइबोसोम। और भी कोशिकांग वगैरह है, यहाँ पे देख सकते हैं साइटोप्लाज्म है, गोल्गी एपरेटस है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, सेंट्रियोल वगैरह है, साइटोसोम है, ठीक है। सारी चीजों को देखते हैं, आगे समझते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दो चीजों से मिलकर बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। आगे समझते हैं। इसकी खोज जो है 1955 ईस्वी में जॉर्ज पेलेट द्वारा की गई थी। 1955 ईस्वी में, ठीक है। दो बातों को याद रखेंगे, उसके आगे देखिए राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। मुख्य काम जो है इसका, मुख्य कार्य जो होता है वह प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम में दो प्रकार के राइबोसोम अगर देखा जाए तो वो दो प्रकार के होते हैं, 70S 80S, ठीक है। ये 70S 80S क्या है ये हम आप लोग को आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप मूल रूप से ये समझिए, ये 70S जो होता है राइबोसोम, ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और 80S राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है।
ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, ये हम लोग आगे पढ़ाएंगे कि कोशिका दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। केंद्रक के आधार पे कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं यूकैरियोटिक, दूसरे को यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। इसको आगे समझेंगे। जितना भी छोटे से छोटे जीव हैं सब में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, और जितना से बड़े जीव हैं उस सब में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। जैसे हम लोगों का शरीर है इसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, जैसे सूक्ष्म जीव वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह है, वायरस है, फंगी वगैरह है, उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। तो समझ चुके इसके बारे में, अब आगे देखते हैं। अगला है गोल्जी अपरेटस। अगला है गोल्जी अपरेटस, हिंदी में इसको गोल्जी का कहते हैं, या गोल्जी बॉडी भी इसको कहते हैं। आप यहाँ पे फिगर दे सकते हैं, ये है आपका गोल्जी अपरेटस, ठीक है। यहाँ पे आपका सेल है और सेल में यहाँ पे आपका गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। कहता है इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था, और ये इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे, ठीक है। आगे देखते हैं। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कहा जाता है। गोल्जी काय को जो है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक मतलब मैनेजर कहा जाता है। मतलब मूल रूप से गोल्जी काय का ये कार्य होता है कि कौन सी कोशिका में कौन सा कोशिका जो है ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं कार्य कर रहा है, मूल रूप से इसका देख रेख करना कार्य है। बाकी अगर किसी दूसरे कोशिकाओं को अगर ऊर्जा की आवश्यकता है, एक सेल से दूसरे सेल में अगर ऊर्जा देना होता है, ये कार्य कौन करता है? गोल्जी काय करता है, ठीक है। आगे देखिए, कहता है गोल्जी काय कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करती है। गोल्जी काय जो है वह कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करती है, ठीक है। किसका निर्माण करती है? लाइसोसोम का निर्माण करती है। कोशिका भित्ति हम लोग बता चुके हैं आपको फर्स्ट वीडियो में। कोशिका भित्ति जो है वह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, इसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो समझ चुके हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है तारक, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तारक आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फिगर है आपका सेंट्रोसोम का, ठीक है। ये इस तरह का रचना जो अगर दिख रहा है आपको, ये कहलाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको सेंट्रियोल दिख रहा है, 2 सेंट्रियोल वगैरह है, ठीक है। इसका मुख्य रूप से कार्य है कोशिका का विभाजन करना। इसका मुख्य रूप से कार्य है कोशिका का विभाजन। वास्तव में कोशिका विभाजन जो है कोशिकाओं का एकदम से टूट जाना नहीं है। कोशिका विभाजन में प्रोसेस होता है, एक समय लगता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। कहता है इसकी खोज 1888 ईस्वी में टी बोबेरी ने की थी। किसने की थी? टी बोबेरी ने की थी। कितने ईस्वी में की थी खोज? 1888 ईस्वी में, ठीक है। आगे, यह कोशिका विभाजन में सहायक होती है। इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? यह कोशिका विभाजन में सहायक होती है, ठीक है। आगे, यह मस्तिष्क की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। हम पहले वाले वीडियो में बता चुके थे कि कोशिका विभाजन जो है सबसे अधिक होता है यकृत की कोशिकाओं में, ठीक है। लीवर की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है, और मस्तिष्क की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सबसे कम होता है, ठीक है। तो आप वहां पे समझ सकते हैं, ये मस्तिष्क की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम जो है ये नहीं पाया जाता है, जिस वजह से वहां पे कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। और सबसे अधिक जो है सेंट्रोसोम वह यकृत की कोशिकाओं में पाया जाता है। आगे देखिए, यह कोशिका जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। यह केवल जो है जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। यह प्लांट सेल में नहीं होता है, ठीक है। प्लांट सेल में कुछ अलग होता है, इसकी वजह से सेल डिवीजन होता है। आगे, यह सीरिया एवं शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है? सीरिया। सीरिया क्या होता है? तो कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक उसके जीव है, वह कैसे लोकोमोशन करता है, प्रचलन करता है। प्रचलन करने के लिए उसमें सीलिया पाया जाता है, ठीक है, सीलिया पाया जाता है। इस सीलिया का निर्माण किससे होता है? तो सेंट्रोसोम से होता है, तारकाय से होता है। आगे शुक्राणुओं का जो पूंछ होता है, शुक्राणुओं का जो पूंछ होता है, स्पर्म वगैरह होता है, इसका पूंछ का निर्माण कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है, ठीक है। समझ चुके हैं? बस आज यहाँ तक ही, ठीक है। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।